सो आज का जो मेरा चैप्टर है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन. Basically, as you all can see in this thing or in this particular chapter, we are going to see some basics of a blockchain. Blockchain matlab hai kya? What is the relationship between Bitcoin and blockchain? What is the overall structure of the blockchain, which is the most important topic in today's lecture? What are different operations or basic operation we can perform on blockchain? And finally, after understood all these things, we will finally define what is our blockchain. Fine. So yes. So let's start with the session. First thing, what is a blockchain? Rather, student, when I see any textbook, any reference book, or any article, any website of a particular blockchain, many of times द फर्स्ट लाइन जो आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आर्टिकल के अंदर, वेबसाइट के अंदर दिखेगा, वो ये रहता है कि ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. हाँ, 95% टाइम ना आपको यही लाइन दिखता है जब आप कोई भी आर्टिकल, बुक वगैरह पढ़ते हो ब्लॉकचेन का, कि ब्लॉकचेन इज अ पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. अब ये जो पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो आपको मेरे स्क्रीन के राइट साइड पे दिख रहा है, it is exactly opposite to that of your centralized system. सेंट्रलाइज सिस्टम को मैं कभी कभी सर्वर बेस्ड नेटवर्क या सर्वर बेस्ड सिस्टम भी बोलता हूं, जो आपके लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. तो ब्लॉकचेन तो जैसे मैंने बोला मेरा पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है. तो यार ये स्टेटमेंट से सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, अगर ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो फिर सेंट्रलाइज सिस्टम में, सर्वर बेस्ड सिस्टम में ऐसा क्या इशू है कि ब्लॉकचेन को खुद को पीयर टू पीयर सिस्टम बनाना पड़ा है? यार सेंट्रलाइज सिस्टम का या सर्वर बेस्ड नेटवर्क सिस्टम का जो मेजर इशू है वो ये है कि अगर मैं कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करता हूं तो सेंट्रलाइज सिस्टम का मेन फंडामेंटल ये होता है या मेन फंडा ये होता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम हमेशा यूजर्स को जब जब सर्विस प्रोवाइड करता है वो उस पर्टिकुलर सर्विस का आपसे फीस चार्ज करता है. यस, वो पर्टिकुलर सर्विस का आपसे फी लेगा, वो पर्टिकुलर सर्विस का आपसे पैसे लेता है. मोस्ट ऑफ टाइम वी सी दिस पर्टिकुलर इशू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेंट्रलाइज सिस्टम का एकदम बेसिक एग्जाम्पल लूँ तो फॉर एग्जाम्पल बैंक एप्लीकेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम. जिधर सपोज ये जो मिडल वाला आपको जो सर्वर दिख रहा है वो मेरा बैंक का सर्वर है, एंड ये जो आपको मशीन्स दिख रहे हैं सराउंडिंग में वो सारे मेरे बैंक के कस्टमर्स हैं. तो यार अगर मुझे एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर के साथ अगर कुछ भी मनी ट्रांसफर वगैरह करना है, कहने से जो भी ट्रांसफर करूंगा, जो भी कम्युनिकेशन करूंगा, वो मुझे मिडल वाले सर्वर के थ्रू करना पड़ता है, मतलब मुझे बैंक के थ्रू ही करना पड़ता है. बरोबर ना? ओके, दैट इज नॉट द इशू कि जो भी मैं कम्युनिकेशन करूंगा, जो भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, जो भी मैं ट्रांसमिशन करूंगा, वो वाया बैंक करूंगा, वो वाया सर्वर करूंगा. जैसे मैंने बोला, द मेजर इशू इज दैट फॉर हेल्पिंग मी टू परफॉर्म दोज ट्रांजैक्शन or for allowing to perform me those transaction, they are charging me some kind of fees. They are charging some kind of money, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस चार्जेस, वो हमसे लेते हैं. That is the issue. Now onwards, we don't want to pay any kind of service charges. We don't want to pay any kind of service fee. तो ये मेरे सेंट्रलाइज सिस्टम का, सर्वर बेस्ड नेटवर्क का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. ऑब्वियसली इसका सेंट्रलाइज सिस्टम का एक और डिसएडवांटेज अगर हमने देखा तो हम लोग ये बोलते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम में हमेशा आपको सिंगल पॉइंट फेलियर मिलता है. सिंगल पॉइंट फेलियर मतलब क्या? अगर मेरा मिडल सर्वर फेल हो गया तो मेरा पूरा के पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है. बरोबर ना? बहुत बार हमने एक्सपीरियंस किया होता है, बहुत बार अपना सर्वर फेल होता है जिसके वजह से हम लोग कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, हम लोग कुछ भी ट्रांसमिशन या ट्रांसफर नहीं कर पाते. सो दैट इज द बिगेस्ट इशू. एंटायर डिपेंडेंसी
will be there on the central server. ये सारे डिसएडवांटेजेस है मेरे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के, और उन्हीं डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए दे क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम, अ न्यू नेटवर्क कॉल्ड एज पीयर टू पीयर नेटवर्क. बहुत सारे लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी बोलते हैं. तो अगर कभी मेरे मुंह से भी गलती से पीयर टू पीयर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे वर्ड आए तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों का मतलब एक ही है. जैसे आप मेरे स्क्रीन के राइट साइड पे देख पा रहे हो, in case of peer to peer system, in case of peer to peer network, every machine is connected to different या other machine. तो तुम्हारे नेटवर्क में जितने भी मशीन्स है, जितने भी यूजर्स है, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. As you can see, there is no any centralized server, there is no any centralized authority. एंड जाहिर सी बात है, फिर अगर कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो कहने से मुझे किसी को भी सर्विस चार्जेस या सर्विस फी पे करने की जरूरत नहीं है. एंड इसी पॉइंट को बेस रख के पीयर टू पीयर सिस्टम बनाया गया, एंड वही यूज करता है मेरा ब्लॉकचेन. तो यस, इफ एनीवन आस्क यू, एनीवन क्यों, बाद में मैं ही पूछूंगा, ब्लॉकचेन कौन सा नेटवर्क सपोर्ट करता है, तो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. सर, ब्लॉकचेन हमेशा सपोर्ट करता है पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जिधर कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होता. रादर सारे जो मशीन्स है, सारे जो यूजर्स है, वो सारे ऑथर्स है, उन सबके पास अथॉरिटी है. ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम को मैं बोलता हूं पीयर टू पीयर सिस्टम, विच इज यूज्ड बाय ब्लॉकचेन. ऑब्वियसली पीयर टू पीयर सिस्टम में कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, मुझे किसको भी सर्विस चार्ज या सर्विस फी पे करने की जरूरत नहीं है. प्लस सेकंड थिंग जो मैं आपको बोला था, सिंगल पॉइंट फेलियर जो मुझे सेंट्रलाइज सिस्टम में दिखता है, जो मुझे सर्वर्स बेस्ड नेटवर्क में दिखता है, ऐसा कोई भी सिंगल पॉइंट फेलियर मुझे पीयर टू पीयर सिस्टम में नजर नहीं आता. पीयर टू पीयर सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर कोई एक मशीन फेल हो भी गया तो भी मेरे आर्किटेक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सारे मशीन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बाकी सारे मशीन अपना काम फ्लुएंटली कर सकते. सो इसके लिए पीयर टू पीयर सिस्टम यूज किया जाता है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लॉकचेन. आगे बढ़ता हूं. ब्लॉकचेन की बात करूं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट को या बहुत सारे लोगों को जब मैंने ब्लॉकचेन मतलब क्या पूछा, तो मेनी ऑफ टाइम्स आई गॉट द आंसर ब्लॉकचेन मतलब बिटकॉइन. अभी भी आप गूगल पे चेक करो, उन्होंने जब सर्वे किया था, 80% पीपल थिंक ब्लॉकचेन मतलब बिटकॉइन एंड बिटकॉइन मतलब ब्लॉकचेन. रादर स्टूडेंट, दे आर क्वाइट डिफरेंट. डिफरेंट इन द सेंस, बिटकॉइन अगर आपको पता है तो बिटकॉइन इज वन काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जिसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं. बिटकॉइन इज जस्ट वन एप्लीकेशन ऑफ अ ब्लॉकचेन. हाँ, वो एप्लीकेशन इसके लिए फेमस है क्योंकि एक तो उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है बहुत सारा, एंड दूसरा इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अ ब्लॉकचेन. लेकिन ब्लॉकचेन का स्कोप सिर्फ बिटकॉइन तक लिमिटेड नहीं है. रादर ब्लॉकचेन को यूज करके आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन के साथ ही ऑपरेशन नहीं कर सकते. ब्लॉकचेन ऑलमोस्ट हर एरिया में, whether it is a healthcare, whether it is e-governance, whether it is a land registry system, whether it is supply chain management, आप ऑलमोस्ट हर एरिया में ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो. तो बिटकॉइन इज जस्ट वन एप्लीकेशन ऑफ अ ब्लॉकचेन. बिटकॉइन अपना काम करने के लिए ब्लॉकचेन यूज करता है. बिटकॉइन इज नॉट द ब्लॉकचेन. फाइन. अच्छा, बिटकॉइन की बात अभी छेड़ ही दी है, तो मैं बिटकॉइन के बारे में भी बात करता हूं. बिटकॉइन, यस, नो डाउट, भले ब्लॉकचेन का एक एप्लीकेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि जैसे मैंने बोलते बोलते बोला, ब्लॉकचेन के बारे में तो 1998 में बोला गया था दो साइंटिस्ट से, लेकिन ब्लॉकचेन तब इतना फेमस नहीं हुआ. 2008 में एक प्रॉब्लम दुनिया ने फेस किया था. अगर आपको कुछ याद है, अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल न्यूज में अगर इंटरेस्ट रखते हो, तो 2008 में क्राइसिस आया था बिकॉज ऑफ लेमन ब्रदर्स. लेमन ब्रदर्स करके जो बैंक है, वो बैंक और उसके एसोसिएटेड बैंक सारे 2008 में बैंकरप्ट हो गए थे. एंड बिकॉज ऑफ इतना बैंक्स अचानक से बंद हो गए थे, पीपल्स आर अफ्रेड
फॉर कीपिंग देयर मनी, एग्जैक्टली रिसेशन आया था, पीपल्स आर अफ्रेड फॉर कीपिंग देयर मनी इन द बैंक, लोग डर रहे थे अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, वॉल स्ट्रीट ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया था। एंड पीपल वांट कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जो हमें सिक्योरिटी भी दे और हमारा पैसा हम लोग इन्वेस्ट भी कर सके। वो टाइम पे देयर वाज वन साइंटिस्ट हुज नेम इज सतोशी नाकामोटो। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग ये सतोशी नाकामोटो इज अ सूडोनिम, उस बंदे का एक्चुअल नाम आज भी कोई नहीं जानता, ये एक झूठ मूठ का नाम है। उसने झूठ मूठ के नाम से सतोशी नाकामोटो इस नाम से 2008 में एक वाइट पेपर पब्लिश किया था। लेट मी शो दैट वाइट पेपर आल्सो, इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। उस पर्टिकुलर व्हाइट पेपर का नाम था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। सतोशी नाकामोटो ने 2008 में एक कॉन्फ्रेंस में ये व्हाइट पेपर पब्लिश किया था और उधर से उसने दुनिया को आइडिया दिया था कि ये बिटकॉइन क्या रहेगा, बिटकॉइन अपने ऑपरेशन कैसे करेगा। सतोशी का कहना भी वही था, पूरे पेपर में उसने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है कि बिटकॉइन अपना काम कैसे करेगा। लेकिन अगर आप उसका मेन एब्स्ट्रैक्ट का पहला लाइन पढ़ो तो वो वही बोलना चाह रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला। इट इज अ प्योर peer-to-peer version of electronic cash that will allow online payment to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. And of course, financial institution का मतलब होता है banks. मतलब सतोशी भी वही कहना चाह रहा था कि बैंक को यूज किए बिना एक पार्टी दूसरे पार्टी को अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है, पैसा ट्रांसफर कर सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश, थ्रू क्रिप्टो करेंसी। और उस टाइम पे उसने बिटकॉइन का आइडिया दिया था। जब लोगों को बिटकॉइन का आइडिया पसंद आया, लोगों ने बिटकॉइन को इंप्लीमेंट करना चालू किया, लोगों ने बिटकॉइन को यूज करना चालू किया, देन बिटकॉइन और उसके वजह से ब्लॉकचेन विल गेट फेमस। एंड देन ब्लॉकचेन का फिर एरा चालू हो गया। जिस एरा को जो 2008 से चालू हुआ था, उस एरा को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन 1.0। ब्लॉकचेन 1.0, कुछ कुछ लोग उसको बिटकॉइन बोलते हैं, कुछ कुछ लोग उसको ब्लॉकचेन 1.0 बोलते हैं, 1.0। आगे जाके 2016 में ब्लॉकचेन का सेकंड एरा आया, ब्लॉकचेन 2.0। विटालिक बुटेरिन ने वो निकाला जिसका नाम है इथेरियम। चलो वो अपने लेटर पार्ट में है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो बिटकॉइन के ऊपर आते हैं वापस। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, सतोशी नाकामोटो ने 2008 में हम सबको एक आइडिया दिया बिटकॉइन का कि हाँ, ये बिटकॉइन को यूज करके वी कैन क्रिएट क्रिप्टो करेंसी एंड वी कैन यूज क्रिप्टो करेंसी विच इज सिक्योर एंड विच इज मनी अर्निंग, तो जिससे आप पैसा भी कमा सकते हो और वो सिक्योर भी है। एंड ऑब्वियसली फिर लोगों ने उसको यूज करना चालू किया एंड बिटकॉइन एज वेल एज द ब्लॉकचेन गेट फेमस। देन ब्लॉकचेन के ऊपर फिर अलग अलग एप्लीकेशन बनाए गए। आई जस्ट वांट टू टेल, सतोशी नाकामोटो ने भी वही बोला कि आपको ना कभी भी सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कहना भी वही था, व्हेनेवर यू आर यूजिंग सेंट्रलाइज सिस्टम, वेदर इट इज अ बैंक, वेदर इट इज फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल दो तो अमेजॉन, जो हम लोग आई गेस ऑलमोस्ट हम सब ने यूज किया है, अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। कैन आई से जब जब मैं अमेजॉन साइट यूज करता हूँ, मैं एज अ कस्टमर, आप सबको पता ही है, मुझे भी अमेजॉन को कुछ पे करना पड़ता है एंड जो मर्चेंट से मुझे प्रोडक्ट मिलता है उस मर्चेंट को भी अमेजॉन को पे करना पड़ता है फॉर डिलीवरिंग देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो कहने से जब भी मैं कोई भी सर्विस यूज करता हूँ, जब भी मैं कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए मुझे उसको पे करना पड़ता है। And the main intention or the base intention is we don't want to pay that service charges, we don't want to pay that service fees। तो फिर ऑब्वियसली यूज करो पीयर टू पीयर सिस्टम, तो फिर ऑब्वियसली यूज करो अपना ब्लॉकचेन। अब ये मैं बड़बड़ तो कर रहा हूँ यार, हम लोग को पे नहीं करना है, सेंट्रलाइज सिस्टम यूज नहीं करेंगे, ब्लॉकचेन यूज करेंगे, सेंट्रलाइज सिस्टम यूज नहीं करेंगे, पीयर टू पीयर सिस्टम यूज करेंगे। लेकिन फिर इतने सारे डिस्कशन से दोस्तों एक क्वेश्चन तो दिमाग में आता ही है फिर, सर अगर इतना प्रॉब्लम था तो अभी तक व्हाई वी आर यूजिंग सेंट्रलाइज सिस्टम, व्हाई वी आर स्टिल यूजिंग बैंक, व्हाई वी आर स्टिल यूजिंग अमेजॉन,
भाई वी आर स्टिल यूजिंग उबर, वो भी तो कस्टमर से, ड्राइवर से, दोनों से पैसा कमाता है। तो क्यों हम लोग इन सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज करते हैं यार? अपना ना एक हैबिट हो चुका है। यू नो व्हाई वी आर यूजिंग सेंट्रलाइज सिस्टम? क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम मुझे ये दो चीजें देता है। यस एग्जैक्टली, सेंट्रलाइज सिस्टम मुझे देता है ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। सेंट्रलाइज सिस्टम मुझे ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी देता है। एंड आजकल अपने को किसी भी सिस्टम पे ट्रस्ट चाहिए, किधर भी अपने को सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, जब मैं बैंक के अंदर मेरा पैसा डालता हूँ, जब मैं अपना पैसा डिपॉजिट करता हूँ बैंक के अंदर, वी नो कि यस मेरा पैसा सिक्योर है, अपने को बैंक के ऊपर ट्रस्ट है, राइट है ना? जब भी मैं अमेजोन के ऊपर से भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करता हूँ, अपने को उसके ऊपर ट्रस्ट है। बहुत बार तो हम लोग प्री पेमेंट भी करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेते, क्योंकि अपने को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि हाँ बाबा मेरा पैसा उधर सेफ रहने वाला है, मेरे को पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे घर पे मिलने वाला है। सो एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, अपने को सिक्योरिटी चाहिए, इसके लिए स्टिल वी आर यूजिंग सेंट्रलाइज सिस्टम। सतोशी ने भी वही बोला कि अगर ट्रस्ट और सिक्योरिटी मैं मेरे पीयर टू पीयर सिस्टम में मेरे यूजर्स को दूं, तो एवरीवन विल डाइवर्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज सिस्टम टू पीयर सिस्टम। तो अपने को ना ये कोर्स में वही देखना है यार, ये ब्लॉकचेन कैसे अपने को ये देगा, कैसे ट्रस्ट देगा, कैसे सिक्योरिटी देगा। बाय द वे स्टूडेंट, सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी इस एस्पेक्ट को मैं अपने सेकंड लेक्चर में कवर करने वाला हूं। सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। जैसे अगर आपको पता है या नहीं पता मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको सेकंड लेक्चर में सिखाऊंगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, हैशिंग, ये सारे और इनके कॉम्बिनेशंस हम लोग अपने ब्लॉकचेन में यूज करते हैं। तो यस, ब्लॉकचेन इज 100% सिक्योर एप्लीकेशन। वो कैसे, वो हम लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे। द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ आई विल गेट अ ट्रस्ट। मुझे मेरे पीयर टू पीयर सिस्टम से ट्रस्ट कैसे मिलेगा? सेंट्रलाइज सिस्टम पे मुझे ट्रस्ट होता है, अगर मेरा पैसा इधर का उधर हुआ तो कहने से आई कैन होल्ड द कॉलर ऑफ द बैंक, राइट ना? अगर मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिला तो मैं अमेजोन के कस्टमर केयर को फोन करके चिल्लाता हूँ, गाली देता हूँ। तो यस, सेंट्रलाइज सिस्टम से मुझे ट्रस्ट मिलता है। पीयर टू पीयर सिस्टम से, ब्लॉकचेन से मुझे ट्रस्ट कैसे मिलेगा? अभी मैं ब्लॉकचेन की तरफ आता हूं। अगर मुझे ब्लॉकचेन से यूजर को ट्रस्ट देना है, तो ट्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए ब्लॉकचेन एक मैकेनिज्म यूज करता है, जिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म का नाम है लेजर, LEDGER, लेजर। ब्लॉकचेन का कंसेप्ट ये है कि ब्लॉकचेन बोलता है आप जो भी डेटा स्टोर करोगे वो हमेशा लेजर में स्टोर करोगे। एक मिनट, नाउ व्हाट इज लेजर? रादर स्टूडेंट, लेजर कैन बी एनीथिंग। ऐसी कोई भी चीज जिधर मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूं, जिधर मैं रिकॉर्ड को स्टोर कर सकता हूं, जिधर मैं ट्रांजैक्शन स्टोर कर सकता हूं, उसको मैं बोलूंगा लेजर। मैंने पर्पसली तुम्हारे सामने ये इमेज रखा है, आपको पता है एक सिंपल सा रजिस्टर है। इवन अ सिंपल रजिस्टर इज अ लेजर, जिधर मैं डेटा का रिकॉर्ड कर सकता हूं, जिधर मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूं, जिधर मैं ट्रांजैक्शन को स्टोर कर सकता हूं, उसको मैं बोलूंगा लेजर। इवन इट कैन बी अ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑल्सो, लाइक वो आपका एक्सेल फाइल हो सकता है, इट कैन बी अ स्प्रेडशीट फाइल, इट कैन बी योर डेटाबेस फाइल लाइक ओरेकल या माइस्क्यूएल फाइल, और इट कैन बी योर .csv फाइल। रादर स्टूडेंट, ऐसा कोई भी फाइल जिसके अंदर मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूं, आई कैन कीप द डेटा, आई कैन कीप द रिकॉर्ड्स, इज नथिंग बट अ लेजर। द ओनली पॉइंट अबाउट लेजर इज दैट लेजर के अंदर ना एक बार डेटा स्टोर किया तो उस पर्टिकुलर डेटा को मैं अपडेट, मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकता। अर्थात लेजर के अंदर मैं बस डेटा को ऐड कर सकता हूं। एक बार डेटा लेजर के अंदर आ गया तो मैं डेटा को अपडेट भी नहीं कर सकता, मैं डेटा को डिलीट भी नहीं कर सकता। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ लेजर। ठीक है? ब्लॉकचेन की बात करो तो स्टूडेंट, ब्लॉकचेन आपका नॉर्मल लेजर यूज नहीं करता, ब्लॉकचेन यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब क्या? जो भी डेटा रहेगा वो सारे यूजर के पास रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्लाइड वेरी केयरफुली। मैंने बोला जो भी डेटा रहेगा वो सारे यूजर्स के पास रहेगा, इसके लिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। फॉर एग्जाम्पल,
सपोज आप मेरे डायग्राम के अंदर, मेरे इमेज के अंदर देख रहे हो, सपोज मेरे नेटवर्क के अंदर 4 यूजर्स है, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, यूजर डी। सपोज ये मेरा यूजर ए है, ये यूजर बी है, सपोज ये मेरा यूजर सी है, एंड सपोज दिस इज यूजर डी। तो सपोज ये मेरे 4 यूजर्स है, चारों यूजर्स के पास जो भी डेटा रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब सेम डेटा कॉपी, सेम डेटा यूजर ए के पास भी रहेगा, सेम डेटा यूजर बी के पास भी रहेगा, सेम डेटा यूजर सी के पास भी रहेगा, एंड सेम डेटा यूजर डी के पास भी रहेगा। आई मस्ट से चारों यूजर के पास सेम कॉपी रहेगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। मतलब समझा ना, जो डेटा ए के पास रहेगा सेम रेप्लिकेशन बी के पास भी रहेगा, सेम रेप्लिकेशन सी के पास भी रहेगा, सेम रेप्लिकेशन डी के पास भी रहेगा। अभी आप मुझे पहला क्वेश्चन पूछोगे, सर इतना रेप्लिकेशंस करने की जरूरत क्या है, इतना डुप्लीकेशन करने की जरूरत क्या है? आपको याद है मेरा इंटेंशन क्या था? ट्रस्ट। मुझे सिस्टम में ट्रस्ट चाहिए। तो ये रेप्लिकेशन करने से मुझे फर्क या फायदा ये मिलेगा, अगर सपोज मेरा यूजर बी फ्रॉड यूजर है, अगर यूजर बी ने अपने डेटा के अंदर, मतलब अपने कॉपी के अंदर कुछ भी चेंज किया, उसने अपने कॉपी के अंदर कुछ भी चेंज किया, कहने से वो चेंज इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, क्योंकि उसका जो लेजर रहेगा वो बाकी सारे यूजर्स के पास जो लेजर है उनसे अलग रहेगा। तो जो चेंज है, जो अपडेशन है, अगर वो वैलिड नहीं है तो उस पर्टिकुलर चेंज को, उस पर्टिकुलर अपडेशन को मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। दैट इज द हेलो हेलो सर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज, आप अपने जो भी डाउट है आप एक जगह अपने लिख के रखिए डाउट। मैं लास्ट के 15 मिनट्स आपको दूंगा डाउट सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज वो क्या होगा, फिर एक लिंक टूटेगा और अननेसेसरी भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ हैव एनी डाउट प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एंड लास्ट के 15 मिनट मैंने डाउट के लिए रखे हैं। फाइन। हाँ, तो आई वाज टेलिंग कि जो भी रेप्लिकेशंस है वो सारे यूजर्स के पास रहेंगे। बाय द वे गाइज, कभी कभी ना इनको मैं यूजर बोलता हूं, कभी कभी मैं इनको नोड भी बोलता हूं, नोड। तो अगर मेरे मुंह से कभी गलती से नोड दिखा तो डोंट गेट कंफ्यूज, नोड मतलब मेरे यूजर्स जो ब्लॉकचेन के अंदर है। जैसे फिलहाल आपको दिख रहा है मेरे ब्लॉकचेन के अंदर 4 यूजर्स है, तो मैं आइडियली बोलूंगा मेरे ब्लॉकचेन के अंदर 4 नोड्स है। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, चारों नोड के पास सेम कॉपी रहेगा, सो दैट किसी एक ने भी अपने कॉपी के अंदर फ्रॉड करने की कोशिश की, वो इजीली आइडेंटिफाई होगा, वो इजीली डिटेक्ट होगा। एंड ऑब्वियसली एज पर ब्लॉकचेन रूल, अगर किसी ने फ्रॉड किया तो उसको हम लोग ब्लॉकचेन नेटवर्क से बाहर थ्रो कर सकते हैं। दैट इज द एप्लीकेशन और दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, आई मस्ट से। तो चलिए, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा आर्किटेक्चर बताता है। तो जैसे मैंने बोला, डेटा लेजर में स्टोर होता है, एंड लेजर का कॉपीज सारे नोड के पास होता है। लेकिन ये लेजर, ये फाइल स्टोर कहां पे होता है? जैसे अपना टेबल वगैरह है जो हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, अपना डेटा हम लोग स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर करते हैं, वैसे ये जो डेटा रहेगा, डेटा को करंटली कुछ समय के लिए मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूं, सपोज ये जो डेटा है, ये जो ट्रांजैक्शन है, वो स्टोर कहां पे होंगे? दोस्तों, ब्लॉकचेन के अंदर ये जो भी लेजर्स है, जो भी डेटा है, ये जो भी फाइल्स है, उनको स्टोर करने के लिए वी यूज अ बेसिक बिल्डिंग एप्लीकेशन कॉल्ड एज ब्लॉक। तो ब्लॉकचेन नाम से ही पता चलता है, ब्लॉक को यूजर करता है। एंड ब्लॉक मतलब वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड को, मैं डेटा को स्टोर करता हूं। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, डेटा विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर मतलब क्या सर? मैं उसके अंदर डेटा को सिर्फ ऐड कर सकता हूं, मैं ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकता हूं, मॉडिफाई नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। और ऐसे लेजर्स, मतलब फिलहाल उनको डेटा बोलोगे तो भी चलेगा, ऐसे डेटा, ऐसे ट्रांजैक्शन किसके अंदर स्टोर होते हैं? ब्लॉक के अंदर स्टोर होते हैं।
अभी लेकिन सुनो, ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन के अंदर डायरेक्टली मैं रिकॉर्ड लेता हूं और ब्लॉक के अंदर स्टोर करता हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसको पता है एक बार रिकॉर्ड ब्लॉक के अंदर गया मतलब वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रीज हो गया, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैं चेंज नहीं कर सकता। तो फिर रिकॉर्ड को, ट्रांजैक्शन को, डेटा को ब्लॉक के अंदर स्टोर करने से पहले कुछ मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है। पहले वो मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है, एज यू कैन सी, अगर मुझे मेरा डेटा, या जिसको ट्रांजैक्शन बोलूंगा तो भी चलेगा, अगर मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है, जिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या डेटा को मुझे ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर करना है, तो पहले तो ट्रांजैक्शन जो भी है वो मैं इनिशिएट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। जो ट्रांजैक्शन मुझे ब्लॉक के अंदर स्टोर करना है, वो ट्रांजैक्शन आप इधर पढ़ सकते हो, सारे पीयर्स को, मतलब सारे नोड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अभी इधर ना एक छोटा सा ग्लिच है, इट डिपेंड्स नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ट्रांजैक्शन सारे पीयर्स, पीयर्स मतलब नोड्स, सारे नोड को भेजा जाता है, या आपके पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के अंदर कुछ स्पेशल नोड्स भी होते हैं, जिन पर्टिकुलर नोड को मैं बोलता हूं माइनर्स। तो आपके ब्लॉकचेन के अंदर कुछ माइनर नोड्स भी होते हैं, उनको ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट किया जाता है, मतलब उनको ट्रांजैक्शन भेजा जाता है। माइनर डिसाइड करता है कौन से ट्रांजैक्शन वैलिड है, उसके लिए उसके अंदर अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं जो आप नेटवर्क के अंदर सेट करते हो। तो माइनर डिसाइड करेगा वेदर द ट्रांजैक्शन इज वैलिड ट्रांजैक्शन और इनवैलिड ट्रांजैक्शन। अब उसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन सिंपल एग्जाम्पल। सपोज नोड ए के पास सबको पता है 20 बिटकॉइंस है। तो अगर सबको पता है कि नोड ए के पास 20 बिटकॉइंस है, कहने से वो किसी को मैक्सिमम 20 बिटकॉइंस ही सेंड कर सकता है। लेकिन नोड ए के पास अगर 20 बिटकॉइंस है और अगर वो ट्रांजैक्शन दिखा रहा है कि नोड ए ने नोड बी को 50 बिटकॉइन सेंड किए, तो कहने से वो ट्रांजैक्शन इनवैलिड ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो कुछ इस तरह से अल्गोरिदम अप्लाई करके माइनर डिसाइड करता है कि मेरा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वैलिड ट्रांजैक्शन है और इनवैलिड ट्रांजैक्शन है। तो जैसे आपको थर्ड स्टेप दिख रहा है, द नेटवर्क ऑफ नोड्स, जिसको मैं माइनर बोलूंगा तो भी चलेगा, uses known algorithms to validate the transaction and user status। मतलब यूजर का स्टेटस देख के वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड। ट्रांजैक्शन कैन बी क्रिप्टो करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉर्ड, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो आइदर सारे नोड डिसाइड करेंगे, वैलिडेट करेंगे, या फिर जो माइनर्स है वो वैलिडेट करेंगे। अगर मेरा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वैलिड ट्रांजैक्शन है तो वो ट्रांजैक्शन, एंड ऑब्वियसली ये तो मैंने एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लिया, ऐसे तो मेरे नेटवर्क के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, राइट ना। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस मैं एक साथ एक जगह पे ग्रुप करूंगा, जिस ग्रुप को मैं बोलता हूं ब्लॉक। तो स्टेप नंबर 5 आप देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन अपने को कंबाइन करने पड़ते हैं वेरिफिकेशन के बाद, विच विल फॉर्म अ ब्लॉक ऑफ डेटा फॉर द लेजर। मतलब ब्लॉक के अंदर क्या होता है सर, ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन कब जाते हैं सर, वेरिफिकेशन करने के बाद। वेरिफिकेशन कौन करता है सर? वेरिफिकेशन बाकी सारे नोड भी कर सकते हैं, या वेरिफिकेशन स्पेशल नोड्स भी कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं माइनर्स। तो ठीक है, माइनर के बारे में बाद में सब बात करेंगे। कहने का मुद्दा ये है कि ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन को मैं एक ब्लॉक के अंदर ग्रुप करता हूं, मर्ज करता हूं, और दैट न्यू ब्लॉक, स्टेप नंबर 6, that new block is added to the existing blockchain। मतलब वो नया ब्लॉक मेरे ब्लॉकचेन के अंदर ऐड किया जाता है। एंड जैसे आप स्टेप नंबर 7 देख रहे हो, एक बार ट्रांजैक्शन, एक बार डेटा मेरे ब्लॉक के अंदर आ गया, एक बार वो ब्लॉक कनेक्ट हो गया, उसके बाद उस ब्लॉक के अंदर का डेटा
मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, मतलब वो परमानेंट हो गया, वो इम्यूटेबल हो गया, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरीके से जो भी डेटा होता है वो ब्लॉक के अंदर आ जाता है। आई होप ये मैकेनिज्म सबको थोड़ा बहुत समझा। आई नो फॉर मेनी स्टूडेंट दिस कंसेप्ट इज न्यू, मे बी थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बाउंसर जाएगा, बट ट्रस्ट मी एक बार इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए ना तो ये सब फिर क्लियर होता जाएगा जब हम लोग उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। ओके, बैक टू माय टॉपिक। तो जैसे मैंने बोला, ट्रांजैक्शन पहले वैलिडेट किए जाते हैं, वैलिडेट करने के बाद वो एक ब्लॉक के अंदर भर दिए जाते हैं एंड बाद में उस पर्टिकुलर ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड किया जाता है। ऐसे तो इवेंचुअली मल्टीपल ट्रांजैक्शन आते जाएंगे, ब्लॉक के अंदर भरते जाएंगे एंड ब्लॉक ऐड होते जाएंगे। इसके लिए मेरे ब्लॉकचेन के अंदर ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं एंड ये सारे ब्लॉक्स जिसके अंदर अभी मेरे सारे स्टूडेंट जानते हो ट्रांजैक्शन होते हैं, डेटा होता है, ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके लिए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं ब्लॉकचेन। हालांकि दो ब्लॉक को एक दूसरे के साथ कनेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम यूज किया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले तो सबको ब्लॉक के अंदर क्या होता है वो पता चला एंड ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर। एंड गाइस, यू रिमेंबर मैंने क्या बोला था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। लेजर ब्लॉक्स के अंदर होते हैं, ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स के अंदर होते हैं, और ऐसे जब मल्टीपल ब्लॉक्स बनते हैं तो कहना इससे ब्लॉकचेन बनता है। और आपको याद है ना मैंने क्या बोला था, पूरा डेटा हर नोड के पास रहेगा। इसके लिए ब्लॉकचेन का अगर मैं ओवरऑल आर्किटेक्चर देखूं तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, मेरे ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी नोड्स हैं हर नोड के पास उसका खुद का ब्लॉकचेन का कॉपी रहेगा। मतलब हर एक के पास खुद का ब्लॉकचेन रहेगा जो बाकी सारे नोड के साथ आइडेंटिकल रहेगा एंड सो ऑन। That is the basic mechanism of blockchain. तो अभी तक मैंने क्या बोला, हर नोड के पास उसका खुद का ब्लॉकचेन का कॉपी रहेगा। ब्लॉकचेन जिधर मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं जिसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, रिवर्स जाओ तो ब्लॉक जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन जो पहले वैलिडेट किए जाते हैं और बाद में ब्लॉक के अंदर भरे जाते हैं, और एक बार वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक के अंदर आ गया मैं उसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। दैट इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ ब्लॉकचेन। कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस है जो मैं मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकता हूं? जैसे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा स्क्रीन में भी लैग हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। स्टूडेंट, दिस आर फ्यू बेसिक ऑपरेशंस जो मैं मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकता हूं। फर्स्ट वन, ब्रॉडकास्टिंग ट्रांजैक्शन। आपको पता है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मैं परफॉर्म करता हूं तो उसको मुझे ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। ब्रॉडकास्ट करने से मुझे फायदा ये मिलता है, ब्रॉडकास्ट करने से वो आइडेंटिफाई होता है वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड। हम सब जानते हैं अगर वो वैलिड है तो ही जाके वो मेरे ब्लॉक के अंदर ऐड होता है। इसके लिए सबसे पहला ऑपरेशन जो हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर करते हैं, दीज आर द बेसिक ऑपरेशन, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने के बाद ट्रांजैक्शन को ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, सबको दिखाना पड़ता है ये रहा मेरा ट्रांजैक्शन। सेकंड वन, वैलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये तो आप सबको मुझे लगता है पहले से पता है, आइदर मेरे नेटवर्क के बाकी सारे नोड्स या फिर स्पेशल नोड्स जिनको मैंने बोला था माइनर, दे आर गोइंग टू वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, जो अपने को बताएंगे कौन सा वैलिड ट्रांजैक्शन है कौन सा इनवैलिड ट्रांजैक्शन है। थर्ड ऑपरेशन दैट विल डू गैदरिंग ट्रांजैक्शन फॉर अ ब्लॉक। बरोबर ना, जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन हम लोग वैलिडेट करते हैं तो जो भी ऑथराइज ट्रांजैक्शन है, जो भी वैलिड ट्रांजैक्शन है, कहने से उन सारे वैलिड ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक के अंदर मुझे भरना पड़ता है। इसके लिए उसने बोला गैदरिंग ट्रांजैक्शन फॉर अ ब्लॉक। नेक्स्ट वन, अभी जरा ध्यान से सुनिए, कंसेंसस ऑन न्यू ब्लॉक क्रिएशन। जब मैं नया ब्लॉक बनाता हूं उस ब्लॉक को
मेरे ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करने के लिए मुझे कंसेंसस चाहिए होता है। कंसेंसस मतलब क्या? कंसेंसस का मतलब होता है अप्रूवल चाहिए होता है। तो कोई भी बंदा ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड नहीं कर सकता। अगर आप ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, आप नॉर्मल नोड नहीं होने चाहिए। ओनली माइनर्स आर दोज नोड हु कैन ऐड न्यू ब्लॉक इनसाइड अ ब्लॉकचेन। एंड वो भी ऐड करने के लिए उसको कंसेंसस चाहिए। कंसेंसस मतलब जैसे मैंने बोला अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल किससे चाहिए? यार इट में पॉसिबल कि मेरे ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे माइनर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 ये जो मैंने अभी बनाए ये सारे मेरे माइनर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर माइनर जो अभी मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं, ये पर्टिकुलर माइनर मेरे ब्लॉक को ऐड करना चाहता है। तो उस पर्टिकुलर माइनर को बाकी सारे माइनर से अप्रूवल चाहिए, बाकी सारे माइनर से कंसेंसस चाहिए। अगर बाकी सारे माइनर उसको अप्रूवल देंगे तो ही वो नए ब्लॉक को ऐड कर सकता है। समझा? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। तो अगर कोई माइनर नए ब्लॉक को ऐड करना चाहता है, उसको बाकी सारे माइनर से, बाकी सारे नोड से नहीं बोला मैंने, बाकी सारे माइनर से, माइनर मतलब स्पेशल नोड, उनको बाकी सारे माइनर से अप्रूवल चाहिए, तभी जाके वो ब्लॉक को मेरे ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकता है। सो अप्रूवल लेना इज वन काइंड ऑफ ऑपरेशन जो यस मुझे ब्लॉक को क्रिएट करते समय परफॉर्म करना पड़ता है। मुझे मतलब माइनर को ब्लॉक को क्रिएट करते समय परफॉर्म करना पड़ता है। एंड लास्ट ऑपरेशन जो हम लोग नॉर्मली ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं, दैट इज नथिंग बट चेनिंग अ ब्लॉक। चेनिंग अ ब्लॉक मतलब उस पर्टिकुलर नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन जो ऑलरेडी है उसके अंदर ऐड करना। दैट इज नथिंग बट चेनिंग अ ब्लॉक। एडिंग अ न्यू ब्लॉक इज नथिंग बट चेनिंग अ ब्लॉक। जैसे मैंने बोला, जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आर ब्रॉडकास्टेड टू माइनर। माइनर जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड करना चाहता है उसको बाकी सारे माइनर से अप्रूवल लगता है, और जब उसको बाकी सारे माइनर से अप्रूवल मिलेगा तब जाके वो नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करता है। अभी आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट आता रहेगा, सर ये माइनर इतना मगजमारी क्यों करता है बस एक नए ब्लॉक को ऐड करने के लिए, उसको इतना क्या मिलेगा ब्लॉक को ऐड करके? दोस्तों, जो मैंने आपको बोला, जब कोई भी माइनर नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करेगा, उस पर्टिकुलर माइनर को उस ब्लॉक को ऐड करने के लिए मिलता है एक रिवॉर्ड। he will get some kind of reward, some kind of prize money। वो प्राइज मनी इतना हाई होता है कि सारे माइनर्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं ब्लॉक को ऐड करने के लिए। अगेन ये क्या है, मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको कुछ लेक्चर्स में बताऊंगा। फिलहाल मैं इतना सारा डिटेल में नहीं बता सकता। फिलहाल इतना ही बता सकता हूं कि माइनर हमेशा नए ब्लॉक को ऐड इसके लिए करना चाहता है क्योंकि नए ब्लॉक को जब वो ऐड करेगा उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उसको कुछ प्राइज मनी मिलेगा। And of course, everyone require that reward, everyone require that prize money, which is quite a big amount। इसके लिए माइनर हमेशा नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना चाहता है। तो बाय द वे गाइस, दीज आर डिफरेंट ऑपरेशंस जो मैं ब्लॉकचेन के ऊपर परफॉर्म कर सकता हूं। फाइन, आई होप द ऑपरेशंस आर क्लियर। तो अगर मैंने जो भी बोला वो सारा क्लियर है तो फाइनली मैं ब्लॉकचेन का डेफिनेशन बोल सकता हूं। This is a blockchain definition provided by Wikipedia that we already know। According to them, they said a blockchain is digital ledger। हाँ, क्योंकि जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर पे स्टोर होता है, इसके लिए डिजिटल लेजर। भले मैंने वो अपने वॉचमैन का रजिस्टर दिखाया था, लेकिन ऑब्वियसली उधर तो डेटा नहीं रहेगा, सारा डिजिटली डेटा होता है। तो डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज डुप्लीकेटेड
हाँ, सबको पता है डुप्लीकेटेड क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, जो भी लेजर होता है वो कहने से सारे नोड्स के पास होता है and distributed across the entire network of computer system on the blockchain. According to Wikipedia, there are three pillars of a blockchain. The first one is decentralization. हाँ, ये तो सबको अभी पहले स्लाइड से मैंने बोल दिया, ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो नहीं करता। ब्लॉकचेन इज प्योरली पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, हाँ, कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता क्योंकि सबके पास सेम लेजर का कॉपी होता है। इट्स लाइक सबके पास सेम नोटबुक का कॉपी है। तो किसी ने अगर अपने नोटबुक के अंदर कुछ भी चेंज किया तो भी इजीली वो आइडेंटिफाई हो सकता है, क्योंकि अगर आपने अपने लेजर के अंदर कुछ चेंज किया, आपका लेजर बाकी सारे लेजर के साथ मैच नहीं करेगा। इसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगा, कोई भी कुछ भी फ्रॉड नहीं कर सकता। एंड इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी का मतलब है चेंज नहीं कर सकता। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एक बार ट्रांजैक्शन मैंने ब्लॉक के अंदर डाल दिए तो मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर के ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर सकता। मैं बस डेटा को ऐड करता जा सकता हूँ, मैं डेटा को डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए ब्लॉकचेन को हम लोग बोलेंगे इम्यूटेबल। So these are three pillars or three basic functions of a blockchain: decentralization, transparency, and immutability.